students, how are you? Today I am going to discuss with you the question and answer from your class 8 science chapter number 16 light. So let us start the discussion of question and answers. The first question is, suppose you are in a dark room, can you see objects in the room? Can you see object outside the room? Explain. तो जैसे हमने पहले के इस चैप्टर के जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है उसमें भी डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट. ठीक है, वो लाइट या तो वो ऑब्जेक्ट खुद ही निकालता हो तो हम उसको कहेंगे ल्यूमिनस, और अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट से लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. तो दोनों ही केस में या तो खुद की लाइट हो या रिफ्लेक्टेड लाइट हो, लेकिन लाइट हो, ठीक है, तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा. तो अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा. ठीक है, इवन दो कि वो वहाँ पे है लेकिन हमें दिखेगा नहीं, हमें लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उससे लाइट का निकलना ज़रूरी है. ठीक है, सो if we are in a dark room, then it is not possible for us to see objects in the room. ठीक है, however object outside the room are visible to us. लेकिन जो रूम से बाहर होंगे, जो उजाले में रखी गई चीज़ें होंगी, जैसे कि सन के जो रेडिएशन उसके अंदर रखी गई होगी, तो हमें चीज़ें दिखाई देगी. ठीक है, an object become visible when light reaches our eye after being reflected from the object. तो कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, if there is no light in the room, then the object inside the room cannot reflect any light, hence we cannot see in the dark room. ठीक है, if there is light present outside the room, then we can see the object outside the room. यानी जहाँ लाइट होगी वहीं पे हम देख पाएंगे. ठीक है, और जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ह्यूमन आई के पास ये कैपेसिटी नहीं है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेल्योर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है. तो रेगुलर में हमने देखा कि रेगुलर में क्या आता है कि जब कोई भी स्मूथ प्लेन सरफेस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर है ये, और ये प्लेन है बिल्कुल, मिरर जो है बिल्कुल चिकना होता है ना मिरर, तो उसके ऊपर कोई लाइट आएगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर दूसरी लाइट आएगी वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे. तो जितनी भी रेज यहाँ गिर रही हैं, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी. लेकिन अगर कोई सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे 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 है, तो कोई लाइट आएगी. ठीक है, जैसे कोई लाइट आई यहाँ पे तो वो ऐसे टकरा के जाएगी, दूसरी लाइट यहाँ आएगी तो फिर वो ऐसे टकरा के जाएगी. तो क्योंकि जो सरफेस है उसका जो टेक्सचर है वो एक जैसा नहीं है, जो रफ सरफेसेस है, इस वजह से उसमें डिफरेंट तरह के एंगल्स बनेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट के. तो ये जो है किसी भी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेशन नहीं है. ठीक है, इट इज़ ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस, नॉट ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ और ए रेगुलर सरफेस. ठीक है, स्मूथ सरफेस से. इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है एक दूसरे के तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही होंगी. ठीक है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं है. इंसिडेंट रे पैरेलल हो सकती है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. ठीक है, irregular or diffuse reflection takes place from an irregular surface. ठीक है, in diffuse reflection the reflected rays are not parallel to each other for parallel incident rays. तो अगर incident rays parallel हैं भी तो भी irregular reflection में या diffuse reflection में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर माइक्रोस्कोपिक सरफेस. ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर माइक्रोस्कोपिक सरफेस वर्ड यूज़ किया गया. कहने का ये मतलब है कि जैसे मेरी हथेली है, ठीक है, ये देखने में तो स्मूथ लगती है, लेकिन जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, बिल्कुल पास जाके देखेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी रफनेस है. ठीक है, तो देखने में कई बार चीज़ें स्मूथ लगती हैं पर वो होती नहीं है अंदर से. जब हम उसको बहुत डिटेल में देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करते हैं, तो हमें दिखता है कि नहीं, इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं. ठीक है, सो hence the parallel rays reflect from different directions. However,
ईच रे ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन हर रे जो होती है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, ठीक है। देयरफॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नॉट वायलेटेड इन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड में भी वैलिडेट होता है और जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों ही केस में, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों ही केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉयलेट नहीं होता है कहीं पे भी किसी भी टाइम पे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलेटेड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, ठीक है। तो हमें कुछ केसेस दिए गए हैं कि हमें जो बताना है कि इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा और क्यों है, ठीक है। तो जो पहला केस है वो है हमारा पॉलिश्ड वुडन टेबल। एक वुडन टेबल है, पॉलिश किया गया है, उसको पेंट लगा दिया गया है, तो उस पर क्या होगा, रेगुलर की इरेगुलर, तो उस पर हम कहेंगे रेगुलर क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। पॉलिश मतलब बिल्कुल चिकना कर दिया गया है, ठीक है। सो अ पॉलिश सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ है। A polished wooden table has smooth surface, hence reflections from the polished table will be regular, ठीक है। अब दूसरा है चॉक पाउडर, ठीक है। चॉक पाउडर काफ़ी रफनेस लिए रहता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा इस केस में। Chalk powder spread on a surface is an example of irregular surface. It is not smooth, ठीक है। Therefore, diffuse reflection will take place from chalk powder. Fine. फिर तीसरा हमारे पास है एग्जाम्पल, वो है कार्डबोर्ड सरफेस, या तो इस पे क्या होगा, कार्डबोर्ड यानी लकड़ी का या दख्ती का कोई जो टुकड़ा, तो कार्डबोर्ड पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि इसका भी सरफेस काफ़ी रफ होता है, ठीक है। डी में है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ऑन इट। मार्बल का फ्लोर जिसके ऊपर की पानी गिरा दिया गया, उसमें किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि पानी की वजह से जो है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर सरफेस। दिस इज बिकॉज वाटर मेक्स द मार्बल सरफेस स्मूथ, ठीक है। वो मार्बल के ऊपर अगर पानी गिर गया है तो पानी की वजह से मार्बल का सरफेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जिसकी की वजह से वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो अब ई में है कि मिरर, मिरर में क्या होगा, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मिरर हैज़ अ स्मूथ सरफेस, देयरफॉर इट विल गिव अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। फाइन। पीस ऑफ पेपर, एक जो कागज़ का कोई टुकड़ा है उस पर किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, उस पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ऑल्दो ए पीस ऑफ पेपर में लुक स्मूथ बट इट हैज़ मेनी इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस, ड्यू टू दिस रीजन इट विल गिव अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पेपर में भी हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 पॉइंट्स में है। पहला है रूल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप इसको इधर वे में भी कह सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflected surface at the point of incident ray all lie in the same plane, ठीक है। The incident ray, reflected ray and the normal line at the point of incidence lie in the सेम प्लेन, ठीक है। एक ही प्लेन में, एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है 2 हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। एक एक्टिविटी हमें करनी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी गई है कि एक जो है पेपर पे आप जो है एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए और पेपर बिछा लीजिए और पेपर के ऊपर कांच के टुकड़े में टॉर्च के थ्रू आप जो है लाइट को पास करिए। जब लाइट को आप पास करेंगे तो फिर पेपर को आगे से यहाँ कट करके पेपर का डायमेंशन चेंज कर दीजिए पेपर के टुकड़े का। तो फिर वो जो है आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है
वो पेपर के टुकड़े के साथ नीचे नहीं मुड़ी, वो सीधी ही गई। तो इससे पता चलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो एक्टिविटी है मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है आपको इससे पहले के वीडियोस में, आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। और आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी गई है। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको एक ब्लैंक में एक अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो क्या होता है कि जितना दूरी हम मिरर से खड़े होते हैं, हमारी इमेज जो है मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी पे खड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको एग्जांपल समझना चाहें कि जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये मिरर के सामने यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ पे ये 1 मीटर की दूरी पे ये खड़ा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, क्योंकि मिरर के अंदर भी इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी की दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है। जैसे मैं मिरर के पास ऐसे जाऊँगी, फिर मिरर से दूर जाऊँगी, तो मेरी इमेज भी मेरे पास आएगी, मेरी इमेज भी मुझसे दूर जाएगी ना, जैसे जैसे मैं मिरर के पास जाऊँगी या दूर जाऊँगी। तो एक ही इमेज भी मिरर के अंदर 1 मीटर की दूरी पे बनेगी। अब यही क्वेश्चन पूछा है कि पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो इमेज से इसकी दूरी टोटल कितनी हो गई, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, ठीक है। इफ़ यू टच योर डैश ईयर विद योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद योर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा राइट, ठीक है। सो जब भी हम मिरर देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर का जो है वो राइट हैंड होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर का राइट हैंड होता है, हमारा राइट उसका लेफ्ट होता है। मतलब इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, लेटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं। तो इमेज जो है वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है मिरर में देखने के लिए, ठीक है। सो द साइज ऑफ द प्यूपल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो जो प्यूपल, आँख, जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये प्यूपल है, ठीक है। तो प्यूपल का साइज जो है डिम लाइट में, क्योंकि डिम लाइट यानी रोशनी कम है, तो प्यूपल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और रोशनी चाहिए ताकि हम दिखाई दें, आँख कोशिश करती है, तो प्यूपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो इसमें आएगा कि द प्यूपल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीजेज व्हेन यू सी इन डिम लाइट, ठीक है। द नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैन रॉड्स इन देयर आइज़। जो नाइट बर्ड्स होती हैं उनके अंदर रॉड्स ज़्यादा होता है, तभी वो रात में देख सकती हैं, और कोन्स क्या है, कलर या लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स दैन रॉड्स इन देयर आइज़। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें क्या भरना है, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस, नेवर। तो आंसर है इसका क्या होगा, आंसर इसका आंसर होगा ऑलवेज, बिकॉज ये लॉ है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, जो इमेज प्लेन मिरर जिसमें कि हम रोज़मर्रा के जीवन में अपनी फ़ोटो देखते हैं, शीशा देखते हैं, उसको प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर, उसमें इमेज की क्वालिटी क्या होती है, वर्चुअल तो होती है ना, वर्चुअल मतलब रियल में इमेज नहीं होती है, वो मतलब हमें दिखाई देती है, ठीक है। कहीं इमेज वो स्क्रीन पे हम उसको नहीं ले सकते, इस वजह से हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, हाँ भाई शीशे के पीछे दिखाई देती है। इनलार्ज दिखाई देती है क्या, नहीं ना, इनलार्ज नहीं दिखाई देती, जितनी बड़ी हम होते हैं उतनी बड़ी दिखाई देती है, तो ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन क्या है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हमारा आंसर हो गया बी, वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइन। तो ये हमारा जो प्लेन मिरर है वो इस तरह की इमेज हमें बनाता है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लाइडोस्कोप। तो ये तो एक
एक्टिविटी है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ था। ये एक्टिविटी आप वहाँ से भी देख के इसकी पूरी प्रोसेस जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये फोटो में दिया गया है कि 3 कांच के टुकड़ों को ऐसे जोड़ करके प्रिज्म टाइप का बना लेना है, फिर उसको एक डब्बे के अंदर रख देना है ताकि वो टूटे नहीं, फिर उसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े भर देना है इसके अंदर, और एक तरफ को कवर कर देना है और उसमें एक छेद कर देना है, दूसरी तरफ जो है कांच के टुकड़े भरे हुए रहेंगे। तो इसमें से जब आप झांकोगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे, फ़ोटो के अंदर फ़ोटो। और क्लाइडोस्कोप की विशेषता ये होती है कि इसमें कोई भी एक पैटर्न दोबारा नहीं बनता है, ठीक है। तो यही से बहुत सारे जो है हमारे फैशन डिज़ाइनर्स आइडियाज़ लेते हैं फैब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यू मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का एक लेवल स्केच बनाना है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में है। ये है हमारा जो है, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे कॉर्निया से। जो कॉर्निया होती है वो एक ट्रांसपेरेंट जो होती है, हमें दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कि सबसे पहले हमारी आँख में प्यूपल ही आता है ना, ऐसा देखने में लगता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी आँख के सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको कंजक्टिवाइटिस जो लेयर है इसका नाम है। और एक कॉर्निया की एक परत होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, आगे से पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, वो होती है। फिर उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इस लिक्विड को हम कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया है सबसे पहले, उसके अंदर एक लिक्विड है, उसको हम कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर है। फिर जाके कहीं पे हमारा प्यूपल आता है ये, ठीक है, जो काली काली चीज़ दिखती है ना हमारी आँख के अंदर बीच में। फिर आइरिस आता है। आइरिस मतलब जो हमारी आँखों का कलर है, प्यूपल के बाहर जो चीज़ होती है ना, जैसे ये हमारी सपोज ये आँख है, ये ऐसे, और इसके अंदर ये गोल है और ये गोल है, ये प्यूपल है और ये आइरिस है, ठीक है। और इसकी इन सब के ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट जो है लेयर है, कॉर्निया की है वो है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये लेंस आता है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पोर्शन, ये है हमारा लेंस, ठीक है। और लेंस से जो है जो भी फोटो बनती है वो रेटिना पे बनती है। ये पूरा हमारा रेटिना का पोर्शन है, ठीक है। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कि हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक आगे वाले फ्रंट वाले पोर्शन में एक्वस ह्यूमर और पीछे वाले पोर्शन में विट्रस ह्यूमर। और ये सिलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे आईज को इंटैक्ट रखती हैं, फोकल लेंथ वगैरह चेंज करने में मदद करती हैं हमारी, ठीक है। और जो है ये रेटिना है, और रेटिना पे ही इमेज बनती है। जब भी कोई भी चीज़ हम देखते हैं प्यूपल के थ्रू लाइट आती है, लेंस से गुजरती है और फिर हमारी इमेज यहाँ रेटिना पे बनती है। और ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये हमारे आईज़ को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, और आई से जो भी हम कुछ देखते हैं वो मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है, कि हमने ये देखा। तो जहाँ पे रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जहाँ पे इन दोनों का मर्जन होता है, ये चीज़ जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। या फिर कह सकते हो कि हमारी आँख में 2 तरह की सेल्स होते हैं, एक होती है कोन और एक होती है रॉड्स, ठीक है। कोन्स जो है कलर, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स, कलरफुल चीज़ें और डे लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं रॉड्स जो होती है वो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की रॉड्स भी नहीं रहती, कोन्स भी नहीं रहती, इस वजह से ब्लाइंड स्पॉट पे जो भी इमेज बनती हमें दिखाई नहीं देती। इस वजह से उस स्पॉट का नाम ब्लाइंड स्पॉट रखा गया है। फाइन, तो ये तो डिटेल इमेज हमारे ह्यूमन आई की, ठीक है। आपको ये इमेज बिल्कुल बना के प्रैक्टिस करनी है और समझना भी है और याद भी कर लेना है, और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी हो जाएगी इमेज बनाना। फाइन, तो अब हम और एग्ज़ाम में लेबलिंग ज़रूर करनी है, और लेबलिंग बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जैसे इसमें की गई है, जैसे स्ट्रेट लाइन खींची गई है। जैसे अब यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस आप जो है मेंशन कर रहे हो, इन्हें क्रॉस कर देना है, मतलब सीधी सीधी लाइनें खींचनी है, ठीक है, एग्जाम में। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर्स एडवाइस। जो लेज़र लाइट होती है उसमें क्या होता है, उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जैसे कि उसमें एक ही वेवलेंथ की बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होती है ना। तो हम जो नॉर्मल लाइट देखते हैं उसमें क्या बहुत सारी वेवलेंथ की अलग अलग लाइट्स होती है, तो मिक्स्ड लाइट है। लेकिन लेज़र लाइट क्या है, बिल्कुल एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है। और जैसे ग्रीन लेज़र, येलो ग्रीन लेज़र, रेड लेज़र है, ब्लू लेज़र, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एकदम सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं।
तो वो हमारे रेटिना को, हमारे आइज़ को डैमेज कर सकती हैं और हम अंधे हो सकते हैं। इस वजह से लेज़र लाइट खेलने की चीज़ नहीं होती है। तो लेज़र लाइट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आई बिकॉज इट इंटेंसिटी इज़ वेरी high. It can cause damage to the retina and lead to blindness. Hence, it is advisable not to look at the laser beam directly. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Explain how you can take care of your eyes. आप अपनी आंखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं. ठीक है, to protect our eyes, the given point should be taken into account. ठीक है, नीचे कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए हमको, जैसे कि विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली. तो आपको आई स्पेशलिस्ट को रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए. ठीक है, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट एंड वेरी ब्राइट लाइट. तो बहुत कम रोशनी या बहुत तेज़ रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू द आई. बिल्कुल सूरज को ऐसे ताक के नहीं देखना चाहिए, है ना. तो क्लीन योर आइज विद कोल्ड वाटर क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट्स एंटर योर आई. डू नॉट रब योर आइज. अगर आपकी आंख में कुछ कचरा पड़ जाता है या कोई कीड़ा चला जाता है तो झट से उसको ठंडे पानी से धोइए, खूब धोइए और रगड़िए मत, क्योंकि आँखों के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं. अगर आप रब कर दोगे, रगड़ दोगे तो उनके डैमेज होने का खतरा है ना. तो इस वजह से रगड़ना नहीं चाहिए, उनको ठंडे पानी से धोना चाहिए. थोड़ा सा पेशेंस रख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ठीक है, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन द बुक एंड योर आइज व्हाइल रीडिंग. बिल्कुल आँख के पास चिपका करके किताब नहीं पढ़नी चाहिए, इससे आपकी आँख खराब हो सकती है. तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी बना करके आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे. अब एक रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे से 90 डिग्री का एंगल बना के चल रही है. ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे. जैसे कि अगर मैं इसको आपको समझाऊं कि क्या हो रहा है, कि जैसे ये एक मिरर है ये. ठीक है, ये एक मिरर है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है. ठीक है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो हम कैसे पहले बनाते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आ रही है. ठीक है, ऐसे करके आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आई तो हम मिरर के ऊपर पहले एक नॉर्मल खींच देते हैं. ठीक है, तो इससे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया. और तो वो क्या हुआ, नॉर्मल से खींचने पे. ठीक है, और फिर जो नॉर्मल से इधर जाएगी रेस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी. अब हमको पता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, पहले ही बताया गया है ना कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑफ 90 डिग्री. तो जब 90 डिग्री है तो फिर से हम ये आधा आधा हो गया ना, 90/2. ठीक है, 90/2 तो यानी 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री है, क्योंकि बोथ आर इक्वल एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर्स. 40 सेंटीमीटर की दूरी पे दो प्लेन मिरर्स रख दिए गए हैं, बीच में एक कैंडल रख दी गई है. बताइए कि कितनी इमेज बनेगी कैंडल की. इनफाइनाइट इमेज बनेगी. ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन, ऐसे होता जाएगा. इनफाइनाइट और मल्टीपल इमेजेस ऑफ द कैंडल विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन द मिरर्स. ठीक है, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. टू मिरर्स मीट एट 90 एट राइट एंगल्स. जो दो मिरर हैं, जैसे यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि दो मिरर्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर रखे हुए हैं. ठीक है, a ray of light is incident on one at angle of 30 degree as shown in figure 16.19. draw the reflected ray from the second mirror. तो इस तरीके से रखे गए हैं. अब एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आई और इंसिडेंट लाइट का जो
इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन का, जैसे ये दो मिरर्स रखे हैं 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से। ठीक है, अब इंसिडेंट रे आई जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा, तो उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गई, यहाँ पे टकराई। ठीक है, तो अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, तो अब जब ये इंसिडेंट रे होगी तो अब हम इसके ऊपर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसी के बराबर, ठीक इसी के बराबर यहाँ से भी एक एंगल निकाल देंगे। ठीक है, अब पता करना है कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। वो कैसे पता चलेगा कि ये 30 डिग्री का था, हमको पहले से पता था, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये 30 डिग्री का है, तो अब हमको पहले से पता है कि ये दोनों एंगल जो है ये जो 30 डिग्री है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हो सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स जो होते हैं एक ट्रायंगल के 180 डिग्री से ज़्यादा का नहीं हो सकता है ना। तो ये जो है 60 डिग्री का हो गया क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था, तो ये 30 है, ये 60 हो गया, ये 90 डिग्री का पहले से ही है ना। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है, यानी ये 30 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल जब 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जो लाइट है वो किस तरीके से आएगी और किस तरह से वापस फिर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Bujo stands at A just on the side of a plane mirror as shown in figure 16.20. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of the object situated at P, Q and R? तो बूजो को क्या अपनी इमेज दिखेगी और पी क्यू आर को देख सकता है क्या, और मिरर ये रखा हुआ है। ठीक है, सो द आंसर इज अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। जो प्लेन मिरर होते हैं वो वर्चुअल इमेज, मतलब रियल में तो इमेज नहीं होती, बस हमें दिखाई देती है। ठीक है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ए कैन नॉट सी हिज इमेज बिकॉज द लेंथ ऑफ द मिरर इज टू शॉर्ट ऑन हिज साइज। तो ए यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और मिरर यहीं तक है। ठीक है, तो जब जब ये मिरर यहीं तक है, ठीक है, और ए यहाँ खड़ा है, तो ए को अपनी इमेज बिल्कुल सामने सामने बनती है इमेज, ए को अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब रही पी की बात, पी यहाँ है, ठीक है, तो पी की इमेज यहाँ आ जाएगी, क्यू है, क्यू की इमेज यहाँ आ जाएगी, आर है, आर की इमेज यहाँ आ जाएगी। अब ये ए को कौन किसकी इमेज दिखेगी, अब क्योंकि ए की इमेज यहाँ बन रही थी लेकिन ए यहाँ खड़ा है और इमेज मिरर यहीं तक है, तो ए को अपनी इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, अब पी है, ठीक है, पी की इमेज यहाँ बन रही है, तो ए जो है उसको देख सकता है, दिख रही है। ठीक है, क्यू है, क्यू की इमेज यहाँ बनेगी, ए उसको देख सकता है क्योंकि वो जो उसकी रेज है, जो देखने की रेज है वो इमेज से होके ही गुजरती है। अब आर है, आर की इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, यहाँ बन रही है, लेकिन ए जो है उसको जब देखेगा तो वो ये बाहर चला जाएगा, है ना, तो इमेज मिरर के अंदर नहीं आ रही है। तो इस वजह से जो है ए को आर नहीं दिखेगा और ए को ए की भी इमेज नहीं दिखेगी, ए को केवल पी और क्यू की इमेज दिखेगी। फाइन, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। कैन पहेली एट बी सी हिज इमेज, कैन बूजो एट सी सी हिज इमेज, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि पहले हमको पता करना है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। तो ए है, ए के ऊपर जो एक प्लेन जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए है यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, ए की इमेज यहाँ बनी और बी जो है पहेली बी पे है, तो यस पहेली एट बी कैन सी दिस इमेज। ए की इमेज यहाँ बनी, पहेली उस इमेज को देख सकती है क्योंकि वो यहीं पे खड़ी है और इमेज जो है शीशे के अंदर आ रही है।
यस बूझो एट सी कैन सी दिस इमेज, बूझो एट सी, बूझो भी है सी के ऊपर तो उसको भी ये इमेज दिखेगी, ठीक है। सो इमेजेस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एट द सेम व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी। तो इमेज तो वहीं रहेगी ना, क्योंकि इमेज थोड़ी ना मूव करती है। अगर पहेली बी से सी के ऊपर जा रही है तो ए तो वहीं पे है ना, तो जो इमेज जहाँ पे है उसकी इमेज वहीं पे बनेगी, इमेज को कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये तो थे क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर क्लास 8 लाइट चैप्टर, ठीक है। सो आई होप दैट you have understood this discussion of question and answers, and still if you have any doubts then you can write in the comment section, I will surely reply. Thank you.